एक सवाल दिए थे एवरेज फोर्स निकालने के लिए, निकाले हो? सर ये सब नहीं करते हम लोग, नहीं। सवाल वाल क्या ही लगाएं सर, सवाल लगा के कोई राजा हुआ है? चलो भाई, मोड टीचिंग। हाँ बच्चों, चलें आगे बढ़ा जाए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आज की क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से और कल तक ये एक ऐसा बेस सेट करेगा जो आपके पूरे मैकेनिक्स में काम आएगा। ठीक है ना? तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पढ़ के सुन के सीख के अच्छा लगेगा आपको। ये बताइए, लास्ट वाली क्लास का कंटेंट याद है? अरे हाँ ना तो बोल लो भाई, यस सर। चल ये बताओ, सुनो भैया सुनो, मित्र इधर ध्यान दो। क्या लीनियर मोमेंटम क्लियर है? क्या होता है? जल्दी बोलो। मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। क्या फोर्स क्लियर है? डीपी बाई डी, डीपी बाई डी। अच्छा, डीपी बाई डी को जब लिखते हैं तो क्या एम डीवी वेक्टर बाई डी लिखते हैं, प्लस वी डीएम बाई डी भी लिखते हैं? अरे लिखते हैं ना। अपने मैकेनिक्स में इसमें कितनी कंडीशंस हैं भाई? सब नहीं बोल रहे हो, कितनी कंडीशंस? हाँ हाँ, दो। समझ गए भाई, समझ गए भैया। चलो भाई देखो, पहली कंडीशन है जब आपका मास क्या हो? कांस्टेंट। और दूसरी कंडीशन जब वेलोसिटी कांस्टेंट। अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। जब मास कांस्टेंट होता है तो फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, या एम डीवी वेक्टर बाई डी। अरे क्लैरिटी है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो वी डीएम बाई डी। कोई टफ बात, कोई खास बात? नो सर, आसान है। चलिए अच्छा ये बताइए, इंपल्स का नाम सुने हैं? थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट वाली क्लास में। अरे मुझे बोल तो लेने दिया करो यार। इंपल्स को डिनोट किससे करते हैं? आई से। किससे डिनोट करते हैं? कहीं कहीं जे से भी डिनोटेड मिलेगा तो परेशान नहीं होना। ये होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है भैया? चेंज इन मोमेंटम। क्या हर चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स बोला जा सकता है? क्यों नहीं बोला जा सकता? बोले 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 बोले। क्या सभी चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स बोला जा सकता है? नो सर। क्यों नहीं बोला जा सकता? एक बात यह है, बहुत मतलब बहुत डीप डिगिंग लाइन है। वैसे जनरल सेंस में चेंज इन मोमेंटम को क्या कहा जाता है? इंपल्स। लेकिन इंपल्स का रोल तभी आता है जब चेंज इन मोमेंटम का चेंज इन मोमेंटम का चेंज इन मोमेंटम का टाइम चेंज इन मोमेंटम का टाइम बहुत कम हो। जब चेंज इन मोमेंटम का टाइम बहुत कम हो तो उसको क्या बोलते हैं भैया? इंपल्स। क्या बोलते हैं? इंपल्स। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको पता है कि फोर्स बराबर डीपी बाई डी है? अरे पता है ना जी? यस। मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं कि यहां पर P है और यहां पर क्या है? T है। हमने आपको एक ग्राफ दिया। क्या दिया? ग्राफ। हम आपसे कह रहे हैं कि हमको चाहिए फोर्स। क्या चाहिए? फोर्स। तो हम क्या देखेंगे? स्लोप की एरिया। स्लोप की एरिया। अरे स्लोप की एरिया, स्लोप। क्या ये थीटा होगा? अरे होगा ना जी। क्यों? क्योंकि जब हम टेन थीटा या स्लोप की बात करते हैं तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के वेरिएबल से डिवाइड होकर कुछ मिलना चाहिए। नहीं आया? बात समझ रहे हैं? वाई एक्सिस का वेरिएबल क्या है? पी। क्या है? एक्स एक्सिस का टी, वाई एक्सिस का पी, एक्स एक्सिस का टी। तो जब चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम करेंगे तो क्या फोर्स मिलेगा? अरे फोर्स मिलेगा। यस सर। तो फोर्स के लिए हम क्या देखेंगे? स्लोप। क्या देखेंगे? स्लोप। अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताइए, ये जो सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं इसमें मास क्या है?
कांस्टेंट, मास क्या है, कांस्टेंट। तो फोर्स बराबर m इंटू डीवी बाई डी टी भी हो सकता है, m इंटू डीवी बाई डी टी। अरे क्लैरिटी है ना जी, यस सर। तो जहां मोमेंटम टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जहां मोमेंटम टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसी को क्या मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकता हूं। थोड़ा थोड़ा काइनेमेटिक्स से रिलेट करेंगे यार, आ जाओ, जाग जाओ थोड़ा भैया, जागे रहे ना, तभी मजा आएगा पढ़ने का। देखिए, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक डिब्बा है, इसका मास है 10 केजी। कितना मास है भाई साहब, 10 केजी। यहां पर हमने कहा कि ये वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम। अरे क्लैरिटी है ना जी, ये क्या है, वेलोसिटी, ये क्या है, टाइम। वेलोसिटी और टाइम। अब मान लीजिए वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमने एक लाइन खींची कुछ इस तरह से, ऐसे खींचते, ये हमने कहा ए, ये हमने कहा बी, ये हमने कहा सी, ये हमने कहा डी। ये टाइम दिया 2 सेकंड, ये टाइम दिया 4 सेकंड, इसको आगे खींच लिया, ये टाइम दिया 6 सेकंड। और यहां पर हमने कह दिया कि रफ्तार है -20 मीटर पर सेकंड, और यहां पर हमने कह दिया कि रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। ये बताइए, ये बॉडी कहां से कहां तक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? क्या ए से बी के बीच में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? करेगी, करेगी। क्लियर है? क्यों? वेलोसिटी कांस्टेंट, मोमेंटम चेंज हुआ तो कोई फोर्स आने वाला। अरे हिसाब समझ आ रहा है? यस सर। जब तक मोमेंटम चेंज नहीं होगा तब तक कोई फोर्स आएगा नहीं। क्या बी से सी में फोर्स आएगा? सवाल देख के बताना, क्या एफ ए बी बराबर 0 लिख सकता हूं? क्यों लिखा हूं? क्योंकि डेल्टा पी क्या है, 0। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, 0। रहे जी, पूरा काइनेमेटिक्स चल रहे हैं। अरे चल रहे हैं ना? यस सर। यहां बताइए, बी से लेकर सी तक आपका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नहीं आया। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो मेरा फोर्स कैसा होगा? रेजिस्टिंग। कैसा होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना, सिंपल। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हम बात कर रहे हैं एफ बी सी का, तो यहां लिखेंगे माइनस साइन। मास कितना दे रखा है? अरे मास इंटू डीवी बाई डी टी होता है ना यार। तो मास दे रखा है 10, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम 20 का चेंज है कितनी देर में? 4 सेकंड की 2 सेकंड? 4 की 2। अरे भैया 20 का चेंज है कितनी देर में? 2 सेकंड। क्या 2 दहा में 20 हो गया? क्या -100 न्यूटन आया? -100 न्यूटन आया, यस। अच्छा, एफ सी डी की बात करें तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? माइनस एम तो 10 हो गया, डीवी बाई डी टी। अरे स्लोप ये भी तो नेगेटिव ही है, वेलोसिटी +20 -20। अरे तभी तो हमने यहां नेगेटिव लगाया है। तो टाइम कितना? 2। ये भी कितना? 10। कितना आया? -100। ये जानते हैं, पूरा काइनेमेटिक्स है ये। क्या है? काइनेमेटिक्स। क्या हुआ? चाहे मोमेंटम टाइम दे दे, मोमेंटम टाइम दे देगा तो मास नहीं देगा, और अगर वेलोसिटी टाइम दिया है तो मास गिवन होगा। अरे समझ पा रहे हैं? चलें आगे बढ़ा जाए। यस, आइए सर, आइए थोड़ा और बात करते हैं। देखिए, जो पढ़ना है अपने को इस चैप्टर में, जो हमारे लिए नया होगा, वो होगा इंपल्स। क्या चेंज इन मोमेंटम है? इंपल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स है अपना चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, और ये बराबर किसके है? एफ डी टी के। किसके बराबर है? एफ डी टी। अरे आया? यस। अब मान लीजिए हम आपसे कहें कि आपको यहां गिवन है फोर्स और यहां गिवन है टाइम, और आपको फोर्स वर्सेस टाइम का एक कोई ग्राफ गिवन है। आपसे कहा गया कि इंपल्स बताइए या चेंज इन मोमेंटम। तो ये बताइए, ये चेंज इन मोमेंटम इस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के वेरिएबल को डिवाइड करने से मिला है या मल्टीप्लाई करने से? डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड या मल्टीप्लाई? और मल्टीप्लाई करने से कुछ मिले तो क्या देखोगे? क्या देखोगे? स्लोप की एरिया। स्लोप की एरिया। डिवाइड करने से कुछ मिले तो? मल्टीप्लाई करने से कुछ मिले तो?
पक्का ना जी? यस सर, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, क्या इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम बराबर मैं लिख सकता हूं एरिया अंडर एफ टी कर, एरिया अंडर एफ टी कर। एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं? अरे जानते हैं क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जानते हैं क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बोलिए। अबे ट्रेपीजियम जानते हो? ट्रेपीजियम बनेगा, सब बन जाएगा। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अरे क्लियर है ना? सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके किसके बीच का? पैरेलल साइड्स के बीच का। जानते हो ना? यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये बताओ, ध्यान से सुनना, ये बताओ बेटा जी, तैयार है ना? पेपर पेन उठा लीजिए। मान लीजिए हम आपसे कहें कि आपको गिवन है फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 न्यूटन। कहा गया आपसे कि इंपल्स बताइए फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 8 सेकेंड। बनाइए, जल्दी बनाइए, इंपल्स फट से निकालिए। 0 से 8 सेकेंड के बीच में इंपल्स बताना है। 50। इंपल्स की यूनिट क्या होगी? इंपल्स की यूनिट न्यूटन सेकेंड। क्लियर है ना? यस, क्लियर, निकल आया? क्या करना, क्या है? कुछ नहीं, ट्रेपीजियम है भाई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड 8 प्लस 2, हाइट कितना? 10। 8 2 10, 2 5 10, क्या 50 हो गया? 50 न्यूटन सेकेंड। अब हम आपसे पूछे हैं कि एवरेज फोर्स बताइए फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 8 सेकेंड। What will be the average force? What will be the average force? बोलो बोलो, एवरेज फोर्स कितना है? 6 पॉइंट, हाँ जो भी है। ये बताइए जब आप एवरेज फोर्स की बात करते हैं, क्या चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन मोमेंटम क्या इंपल्स कहलाता है? तो ये आई भी होगा और डेल्टा पी भी होगा। 8 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है? 50। कितना हुआ है? 50। कितनी देर में? 8 सेकंड में। तो 50/8 कितना आया? कितना है? 8 छके 48, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 6.25 न्यूटन। अरे समझ गए क्या है भैया? 6.25 न्यूटन। पल्ले पड़ा? सवाल खुद से बनाओगे? बनाओ। अच्छा, आज फ्राइडे है ना? भैया कल अपनी क्लास है ना? टाइम शेड्यूल पता चला कि नहीं आप लोगों को? कुछ नहीं, अभी मिल जाएगा। कल क्लास है। आज और कल का लेक्चर आने वाले लगभग 40 लेक्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहीं इससे मुक्ति मिलेगी आपको ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद। हाँ मित्र, 9000, हाँ सही है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। बनाओ। बैठे हो बे तुम लोग, क्या शर्म नहीं आता तुम लोगों को? बना? अबे सेम जस्ट कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है यार। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट,
क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दे इंपल्स आ जाएगा? समस्या यही है सर, हाइट और बेस देख ही नहीं पाते हैं। ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। तो बेस कितना है? अरे बेस कितना है बोल दो भैया, 1.5। हाइट कितना है? 18,000। सॉल्व करने के बाद 13,500 न्यूटन सेकेंड। क्या एफ एवरेज निकालना है? अरे निकालना है। चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, 13,500 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी 2.5। 2.5 एक से लेके 2.5 तक ना, 2.5 1.5। अरे क्लियर है? यस। 15 नवा 135 होता है, तो ये हो गया 9,000 न्यूटन। क्या है? 9,000 न्यूटन। एक और सवाल बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। ध्यान से पढ़ना सवाल। माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। माइक्रो का मतलब है 10 टू द पावर -6। सेकेंड है तो सेकेंड, मीटर है तो मीटर। कहो बाबू, मुझे ना बना, फट से पेन चलाओ यार। खाली फिजिक्स को ऐसे समझो कि हर दिन हमसे क्लास बाहर सब मिला के 30-35 सवाल बनना चाहिए बस। बहुत सुंदर रच रच के साफ सुथरी नोट्स वोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि फिर वो इस साल सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा। फिर इस साल नोट्स बनेगा, अगले साल रिवाइज होगा, फिर अगले साल कुछ कमियां रहेंगी, तब जाकर कहीं सिलेक्शन होगा। 100 क्वेश्चंस की शीट भेजी थी, पलट के देखे भी हो? देखे हो? देखे हैं लेकिन लगाए नहीं है। कोई बात नहीं, समय नहीं मिल रहा होगा अभी, सैटरडे या संडे में मिलेगा तो लगा लीजिएगा। हाँ कल तो क्लास है। क्या चीज? 5,000/12। हाँ क्या? फोर्स। फोर्स डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल इंपल्स ऑफ द फोर्स। इंपल्स पूछा, इंपल्स। इंपल्स कितना आएगा? 5,000। इंपल्स 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 इंपल्स। जय हो जग में मिले जहां भी नमन पुनीत अनल को। क्या जी बताओ, तुम लोग एरिया नहीं निकाल पा रहे हो बे, क्या करोगे तुम जीवन में? ये बताओ, एरिया पूरा निकालना है कि 4 से 16? 4 से 16। क्या ये 1? क्या ये 2? क्या ये 3? अरे हो गया। यस सर। वैसे तुम 1 और 2 में भी बना सकते हो, ये ट्रेपीजियम है। हाँ 10⁹9। अरे गधेड़ों, अरे गधेड़ों, चुल्लू भर पानी ढूंढो कहीं तुम लोग। एरिया जो होगा वो होगा, पहले रेक्टेंगल लिख लें। अरे रेक्टेंगल लिख लें, बोलो क्या लिखे हो? लेंथ हो गया 2, ब्रेथ हो गया। अरे नहीं बोलोगे तो कैसे पढ़ाएंगे? लेंथ कितना? लेंथ कितना? 2। ब्रेथ कितना? 200। तो 2 × 200 +1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? बेस कितना है? 2। हाइट कितना है? 800 की 600? 800। तो 1/2 इंटू 2 इंटू 600 +1/2। बेस कितना है? अरे बेस कितना है? 10। हाइट कितना है? 800। भाई अगर ये तुमसे नहीं हो रहा है तो भैया क्या बताऊं मैं यार। 400 हो गया, ये 600 हो गया, ये 4,000 हो गया, तो टोटल 5,000 हो गया। अब ध्यान देना है, समय किसमें था? किसमें था? तो क्या ये न्यूटन माइक्रो सेकेंड होगा? क्या माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 है? 10⁻⁻6 सेकेंड। तो 3 ये +3 ये -6, 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड। अरे क्लियर है? सेम समय में एवरेज फोर्स बताओ, सेम समय में एवरेज फोर्स बताओ। 5,000/12। तो तूने डायरेक्टली एवरेज फोर्स निकाला था? चेंज इन मोमेंटम पूछा, जो पूछा वही निकाल। तो एवरेज फोर्स कितना? अरे भाई चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। मोमेंटम में चेंज कितना?
5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10⁻⁻6। क्या 5000/12 लिख लें? ये हो गया एफ एवरेज। क्या ऐसे सवाल और कराऊं? अरे और कराऊं? कर लेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। आइए, जय हे प्रभु, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज रॉकेट प्रपल्शन। वैसे तो ये अपने में बहुत दमदार टॉपिक है, लेकिन उतना अपने को जानना नहीं है। अपने को बहुत चूजों वाली चीजें जाननी है, एकदम सिंपल। हाँ देखो क्या है वो चूजों वाली चीज, कि मान लो ये एक रॉकेट है भैया। क्या भैया? रॉकेट। देखना, इसका मास है अपने पास, इसका मास, रॉकेट का मास इस समय कितना है? m। कितना है? m। अच्छा, आप जानते हैं कि जो जब किसी रॉकेट को स्पेस में भेजा जाता है, तो सबसे ज्यादा फ्यूल का कंबशन ये धरती मैया से ऊपर उठाने में हो जाता है, बस केवल ऊपर उठाने में। समझ रहे ना? इनिशियल वेलोसिटी देने में सबसे ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है। जितना फ्यूल यहां से उस स्पेस क्राफ्ट को धरती मैया की ग्रेविटी से बाहर निकालने में होता है, लगभग उसका 1/50 1/60 पार्ट फ्यूल लगता है उसको चंद्रमा तक पहुंचाने में, क्योंकि स्पेस में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और हम तो इतने एफिशिएंट हैं, इतने एफिशिएंट हैं कि हम फ्यूल कंजम्पशन यूज ही नहीं करते भाई। मतलब बस केवल ट्रेजेक्ट्री चेंज करने के लिए यूज करते हैं। धरती मैया चारों तरफ गोल गोल घुमाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, धरती मैया सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है, और उससे क्या होगा? जब रफ्तार बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। ट्रेजेक्ट्री के टॉप पॉइंट पे जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स सबसे कम होता है, वहां पे खट से रफ्तार बढ़ा देते हैं। अब वो फिर पूरे बड़े ऑर्बिट में आएगा, और जब धरती मैया के नीचे पहुंचेगा, सबसे पास पहुंचेगा, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे, सेंट्रीपिटल फोर्स सबसे ज्यादा। अरे धरती मैया के पास रहोगे तो ग्रेविटी ज्यादा लगेगी, तो वहां उसको बैलेंस करने के लिए रफ्तार भी ज्यादा होगी। अब वहां पे बहुत ज्यादा रफ्तार है, खट से थोड़ा सा कंबशन ऑन करेंगे और वो अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज कर लेगा, फिर पूरा एक गोल चक्कर घूमेगा बड़े ऑर्बिट में। और ऐसे गोल गोल घूमते घूमते इतना बड़ा ऑर्बिट हो जाता है कि वो मून के ऑर्बिट के बगल में पहुंच जाता है। अब एक न्यूट्रल पॉइंट है जहां से मून की ग्रेविटी स्टार्ट हो रही है और अर्थ का इंफ्लुएंस खत्म हो रहा है। जब उस ऑर्बिट में पहुंचेगा तो खट से बस केवल इतना फ्यूल ऑन होगा कि ट्रेजेक्ट्री चेंज कर देंगे। अब ट्रेजेक्ट्री चेंज कर देंगे तो क्या होगा? अब वो मून के ऑर्बिट में आ गया। अब मून के ऑर्बिट में गोल गोल घूमेगा। इट इज लाइक दिस, कि ये धरती मैया है, ये हमारे पास मून है, और हम उसको रॉकेट को उड़ाते ऐसे हैं। समझ रहे हो? यहां एकदम पास रहेगा। जैसे ये कहीं मून के पास पहुंचेगा ना, इधर मान लो इधर तुम्हारे पास मून है कहीं, जैसे यहां पहुंचा, अब ये एक चक्कर और लगा के आया बड़े ऑर्बिट में, इस जगह पे पहुंचा, यहां से ट्रेजेक्ट्री चेंज कर देंगे, खट से मून में पहुंच गया। अब ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में बस फ्यूल कहां कहां यूज होता है? यहां पर, यहां पर और यहां पर, खत्म। इसके अलावा और कहीं नहीं यूज होता है। अब पहुंचा देते हैं उधर। समझ रहे हो? जितना डीटीसी बस में ट्रेवल करने का खर्चा लगता है, बस टिकट लगता है, उतने ही पैसे में हम मून पे पहुंचा दिए थे पर किलोमीटर के हिसाब से। ये है ये मिशन मंगल। या अब तो ये लॉन्च, मतलब बहुत समय बाद इसरो ने इसको किया, और ये इतना पॉपुलर हो गया कि अब इसरो लगभग सारी सैटेलाइट्स इसी ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी से लॉन्च करती है। और अब तो पता नहीं दुनिया की कौन कौन से देशों की सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। आने वाले टाइम में अच्छा होगा। और जैसे जैसे धीरे धीरे इंडिया में बिलियनियर्स थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं ना, तो ये लोग थोड़ा स्पेस में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बांग्लादेश में यार? हाँ, अरे अमेरिका यार, अमेरिका इज अमेरिका। अमेरिका वो जगह है कि पूरी दुनिया क्या सोचेगी, पूरी दुनिया क्या करेगी, वो वहां के एक शहर से डिसाइड होता है। उस शहर का नाम है सिलिकॉन वैली। वहीं से सब डिसाइड होता है। समझ लीजिए, आप अपने मोबाइल फोन में क्या देख रहे हैं ना, वो सब वहीं से निर्धारित होता है। आपका भविष्य कहां जाएगा ना, ये भी वो कंट्रोल करते हैं। आप क्या खरीदेंगे, क्या पहनेंगे, ये भी कंट्रोल करते हैं। समझिए, आप एक दिन अपने आसपास जो भी करना चाहते हैं, आप साइकिल चलाना चाहते हैं, साइकिल खरीदना चाहते हैं, आप साइकिल 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 करते रहिए। अगले दिन आपको या तो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या अमेजॉन पे खोलते ही दिखेगा साइकिल।
यस। और सोचो ये मैन्युअली नहीं होता है। अगर तुम कोई सोच रहे हो कि ये मैन्युअली हो रहा है, कुछ नहीं, सब ऑटोमेटेड है। डेटा माइनिंग का नाम सुने हो? ये वो लोग हैं जो प्रोग्राम बनाते हैं और सबका डेटा कोड करते हैं। वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली आपका डेटा कोड करेगा, आप क्या सोचते हैं, आप क्या इंटरनेट पर सर्च करते हैं, एवरीथिंग इज वेल रिकॉर्डेड। समझ रहे हैं ना? और उसी के हिसाब से आपको आगे चीजें देखने को और करने को मिलती। मोबाइल फोन इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट डिजास्टर इन अपकमिंग फ्यूचर, 100% फिक्स। और ये जो एआई आया ना, इसे तो जो बवाल मचाया ना भाई साहब, मतलब बेचारे क्रिएटर्स, जो एक्चुअल क्रिएटर्स हैं, जो क्रिएटिव सोच रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी की लंका लगा देगा आने वाले 10 साल के अंदर। मतलब एक डायरेक्टर है, उसको कोई मूवी लिखनी है या कोई मूवी का स्क्रिप्ट बनाना है, तो वो एक इंसिडेंस पूरा प्लॉट करेगा, चैट जीपीटी पे डालेगा, चैट जीपीटी 15-20 हजार 25 हजार पेजेस की एक स्क्रिप्ट दे देगी, खत्म। अब लिखने वाले का काम, और नई नई स्टोरीज देगी, ऐसी ऐसी स्टोरीज देगी जो दूर दूर तक सोचने में नहीं आएगी। समझ रहे हो ना? तो आने वाला दौर बहुत खतरनाक तुम लोगों के लिए भी है भाई। तुम लोगों के लिए तो सबसे बड़ा डिजास्टर होगा जिस दिन रोबोटिक्स घुस जाएगी तुम्हारे मेडिकल ट्रीटमेंट में। हाँ, अबे तुम लोग गधे हो बे, तुम्हें कुछ नहीं पता है। मतलब अभी तो पढ़ो, सुनो तो अरे यूएसए में यूएसए में एक टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, जो स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन करती है। पता है क्या करते हैं? आदमी को बेड पे लेटाते हैं और बस एमआरआई मशीन के अंदर पुश कर देते हैं, इतना काम होता है। एवरीथिंग इज प्रॉपरली वेल डिजाइंड। एमआरआई में आपकी पूरी बॉडी जाएगी, वो एमआरआई डिकोड करेगा कि आपकी कौन सी हड्डी ऊपर नीचे हुई है, उस हड्डी को प्रोग्राम करेगा। आपकी बॉडी वहां से, जैसे गाड़ी का असेंबली होता है ना, वैसे आपकी बॉडी वहां से निकलेगी। वो एमआरआई मशीन निकालेगी, आपको दूसरे बेड पे बिठाएगी, आपको एक बेल्ट पे ले जाएगी, वहां रोबोटिक मशीन्स लगी होंगी, खटाक से आपका चीरा लगाएंगे, बाहर करेंगे, खट 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 खट, नट बोल्ट से टाइट, उसके बाद आप बाहर। हाँ, क्या चीज? तो सुनो ना, ये बताओ, पीएमसीएच के पीएमसीएच के कितने डॉक्टर नई रिसर्च करके अपना जमाना चला रहे हैं? समझो ना, आने वाले टाइम पे एआई। अब सोचो, एक ऐप है प्रैक्टो करके, प्रैक्टो नाम सुने हो ना? वो अपने डॉक्टर्स को इनरोल करती है वहां पर। अब उसने क्या किया है, उसको एआई से जोड़ दिया है। अब जितना डॉक्टर कंसल्टेंसी दे रहा है, उससे वो एआई ट्रेन हो रहा है। बात समझे ना? अब वो एआई ट्रेन हो रहा है, एक समय के बाद वो कहेंगे अब हमको डॉक्टर की नीड ही नहीं है, माई एआई इज परफेक्ट। अब वो दवाई देगी, अब अपना ट्रीटमेंट बताइए, रिस्पॉन्ड करेगी। एआई इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट डिजास्टर। हम लोग ऐसी दुनिया में है ना, मतलब ये समझो कि हमारी ये खुशनसीबी है कि हम ऐसे जोन में पैदा हुए हैं जो ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म होते देखेंगे, भयंकर लेवल पे। हाँ, बट क्रिएटिविटी हैज इट्स ओन स्पेस। आखिर में उसको चलाने वाला भी तो कौन है? ह्यूमन ही है, ह्यूमन ही है। लेकिन अब वही, सबके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स हैं, लेकिन वही जो ह्यूमन चला रहा है ना, उसको जो एक्सीलेंस पर है वही कंट्रोल कर पाएगा। तुम सिंपल सा एग्जांपल समझो, कैलकुलेटर समझते हो? ऐसे बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग हैं जिनको आप मुजबानी बोलो 272 मल्टीप्लाइड बाई 786.5678, वो खट से आपको आंसर कर देंगे, कर देंगे। दे आर, हाँ वो है, वो अपनी कैलकुलेशन का पैटर्न है। अब सुनो तो, ऐसे लोग, अब मान लो अब तुमको हम दे दें ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए, तुम क्या करोगे? खट से कैलकुलेटर उठाओगे और फटाक से आंसर। बात समझे ना? यस, डायरेक्ट टेबल तो याद नहीं होता है। समझ रहे हो? तो ये जो लोग एवरेज लोग हैं, इनके लिए बहुत डिजास्टर है एआई। चलो इधर ध्यान से देखो, कहां से कहां भटक जाते हैं यार हम लोग। बट ये बताओ, ये रॉकेट है, रॉकेट का मास कितना है? एम। कितना मास है? एम। हाँ भाई सुनो सुनो, अब इधर पढ़ लो यार, इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? एम। अब अगर इसको ऊपर उठाना है तो एटलीस्ट इसके बराबर या इससे थोड़ा ज्यादा
फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। नहीं समझ पा रहे हो? ध्यान से सुनना बात। ये रॉकेट है, रॉकेट का खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? mg। मैं इस रॉकेट को अपलिफ्ट करना चाहता हूं तो मुझे ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे लगाना पड़ेगा ना? यस सर। अगर वो फोर्स इस mg से ज्यादा होगा तभी रॉकेट को ऊपर उठा पाएगा, अदरवाइज उठा नहीं पाए। तो ये फोर्स लगाने के लिए क्या एग्जॉस्ट यूज किया जाता है? अरे किया जाता है। फोर्स ऑफ एग्जॉस्ट, एक्स गर्लफ्रेंड याद आ गया सर। वो एक्स होता है रे, वो ई एक्स नहीं होता है। अच्छा एक्स क्यों रखते हैं यार? अरे भाई नीचे कितना वेट लग रहा है? mg। नीचे कितना वेट? mg। ऊपर कितना? f ड्यू टू एग्जॉस्ट। हमको क्या पता बे x क्यों लिखते हैं? f ड्यू टू एग्जॉस्ट। नीचे कितना? mg। ये बराबर किसके? मास इंटू एक्सलरेशन। क्या ये एक्सलरेशन ऊपर की तरफ है? अब सवाल पैदा होता है कि ये एग्जॉस्ट फोर्स होता कितना है। तो देखो, क्या यहां से v वेलोसिटी से फ्यूल निकल रहा है, बर्न होके निकल रहा है, रफ्तार है उसकी, है ना? है ना? तो जब ये यहां से निकल रहा है तो इनिशियली यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी फ्यूल की? 0। बर्न हुआ, बर्न होने के बाद क्या इसको रफ्तार मिली v? क्या फ्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो क्या ये मोमेंटम रॉकेट को ट्रांसफर करेगा? नहीं समझ पा रहे हैं? अरे समझे हैं? ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक रबर की वॉल है। किसकी वॉल है? रबर की। इसके ऊपर अगर हम m मास की बॉल को गिराए हैं तो क्या ये रबर की बॉल नीचे जाती है? अरे जाती है ना? क्यों गई? ये बॉल, ये जो वॉल है ये क्यों नीचे गई? अरे क्यों नीचे गई? क्योंकि जब ये टकराई, बॉल टकराई तो बॉल का अपना कुछ मोमेंटम था। क्या जब ये इस रबर की वॉल से टकराई तो रबर की वॉल का मोमेंटम चेंज हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ तो बॉल ने कुछ फोर्स इसके ऊपर लगाया। एक्शन रिएक्शन समझते हैं? यस। जैसे अगर हम एक दीवार के ऊपर एक बॉल टकरा रहे थे तो क्या इस बॉल ने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया? क्या दीवार ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया? अब दीवार तो रिजिड है, दीवार कैसी है? रिजिड है। अगर ये चलने लायक होती तो क्या नीचे जाती? क्या रॉकेट रिजिड है? रॉकेट रिजिड है, यहां पे रुका हुआ है? नहीं। फिक्स है? नहीं। तो जब यहां से फ्यूल बाहर निकलेगा कितनी रफ्तार से? वी रिलेटिव, वी रिलेटिव, रिलेटिव टू रॉकेट, रिलेटिव टू रॉकेट। तो क्या इसका मोमेंटम चेंज होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? वो मोमेंटम चेंज किसकी वजह से हो रहा है? मास की वजह से या वेलोसिटी की वजह से? गलत, मास की वजह से। किसकी वजह से? मास। क्योंकि ये गैस कांस्टेंट रफ्तार से निकल रही है और जब ये कांस्टेंट रफ्तार से निकल रही है तो इसका मास बढ़ेगा कि घटेगा रॉकेट का? अरे घटेगा ना? यस। तो जो एग्जॉस्ट का फोर्स आता है वो होता है v रिलेटिव dm बाई dt। v रिलेटिव dm बाई dt। ये वो dm बाई dt है जिस रेट से फ्यूल यहां से बाहर निकल रहा है। नहीं आया? अरे समझ आया? यस। बस यही तुमको एक बात समझनी है पूरे रॉकेट लॉन्चिंग में कि भाई साहब जो मेरा एफ एग्जॉस्ट है वो क्या है? v रिलेटिव dm बाई dt माइनस mg बराबर कितना? m इंटू ए, m इंटू ए। अब इसमें दो सिचुएशन होती है। दो सिचुएशन क्या होती है? एक सिचुएशन है जस्ट रेस्ट टू मोशन, कि पहले ये रॉकेट रुका हुआ था और जस्ट रेस्ट से कहां आया है? मोशन में। और दूसरी सिचुएशन है मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सोचो, जस्ट मोशन का मतलब क्या मैं वेलोसिटी 0 मान सकता हूं? समझ पा रहे हो? यस। वेलोसिटी 0 मतलब एक्सेलरेशन कितना? 0। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो v क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? 0। अरे समझे ना? इन दोनों सिचुएशन में अगर हम अपने ऊपर वाले इक्वेशन की बात करें तो v रिलेटिव dm बाई dt माइनस mg बराबर 0, बराबर 0। तो v रिलेटिव
dm/dt बराबर कितना, mg। अरे कोई कठिन बात है, नो। अरे कोई कठिन बात है, नो, आसान सवाल है। अब सुनिए, हाँ क्या चीज, जस्ट रेस्ट टू मोशन में हम एक्सलरेशन इस वजह से जीरो मानते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा एग्जॉस्ट फोर्स 0.00001% भी ज्यादा हुआ किससे, mg से, तो मेरा रॉकेट ऊपर उठ जाएगा। बात समझे ना। अब वो बहुत धीरे से ऊपर उठा जितना हमारे नोटिस में नहीं आया, तो वो लिमिटिंग सिचुएशन है। उस लिमिटिंग सिचुएशन में एग्जॉस्ट फोर्स और mg बराबर होंगे। बात समझ पाएगी नहीं, अरे समझ पाए, यस सर। एग्जॉस्ट फोर्स किसके बराबर होगा, एफ एग्जॉस्ट किसके बराबर होगा, अरे फॉर्मूला, अरे गधा, एफ एग्जॉस्ट mg के बराबर तो होगा ही, लेकिन एफ एग्जॉस्ट की वैल्यू क्या है, v रिलेटिव dm/dt, v रिलेटिव dm/dt। अरे क्लैरिटी है, यस। अब मान लीजिए बहुत साधारण सा सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, सवाल पढ़िएगा, सवाल पढ़िएगा, देखिए क्या कह रहा है। A 600 kg rocket is set for a vertical firing if the exhaust speed of a gas is 1000 meter per second. Calculate the mass of the gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of the rocket. क्या मेरा F exhaust जो है वो just mg के बराबर होना चाहिए, अबे नहीं आया, आया ना, यस सर। तो एफ एग्जॉस्ट कितना है, v रिलेटिव dm/dt बराबर mg। नहीं आया, अरे कठिन है, नो सर। v रिलेटिव कितना है, 1000, dm/dt का अपने को कोई ज्ञान नहीं है, mg क्या 6000 है, अरे है ना, यस सर। ले ये रॉकेट लॉन्चिंग का सवाल हो गया भाई। dm/dt कितना हो गया, 6 किलोग्राम पर सेकेंड। अरे समझ गए, पल्ले बड़ा, यस। ले एक सवाल और देख, ये बना, खुद से बना, खुद से बना, खुद से बनाओ। क्या है कितना, हाँ बहुत बढ़िया, 100 किलोग्राम पर सेकेंड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। निकाल लो, निकाल लिए, यस निकाल लिए, अच्छा आसान है, आसान है, क्या कठिन है इसमें, रॉकेट प्रोपल्सन पता नहीं क्या है, लेकिन कठिन, ये बहुत टफ होता है। ये जो तुम पढ़े हो ना, ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये टाइम पास चीज है, समझ रहे हो। मतलब वैसे थोड़ा थोड़ा तुमको हिंट कर दूंगा अभी, चलो देखना, जाने दो, लेकिन क्या जरूरत है, नहीं सर रहन दो सर, अपने लोग को उतना ही बताओ जितना जरूरत का है। हाँ ये भैया, रॉकेट का मास कितना है, रॉकेट का मास कितना है, 1000 kg, अरे है ना, यस सर। इज टू बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, the gases are exhausted vertically downward with velocity of 100 meter per second with respect to the rocket. What is the minimum rate of burning fuel so as to just lift the rocket upward? क्या just उठाना है, just उठाना है, तो क्या F exhaust जो है वो mg के बराबर होना चाहिए, अरे होना चाहिए, v रिलेटिव dm/dt बराबर कितना, mg। mg कितना हो जाएगा, 10,000, कितना हो जाएगा, 10,000, और v रिलेटिव 100, और dm/dt निकालना है, यस सर 100 है। क्या 2 0 से 2 0 कट गया, अरे कट गया, हाँ, तो क्या बचा, क्या dm/dt कितना बचा, 100 kg पर सेकेंड, 100 kg पर सेकेंड। अब मान लो, अब मान लो एक सवाल हम तुमसे कह देते कि भाई साहब तुम्हारे पास एक रॉकेट है, इस रॉकेट का मास तुमको दे रखा है 1000 kg, जो यहां से फ्यूल निकल रहा है, इस फ्यूल के निकलने की रफ्तार है 100 मीटर पर सेकेंड, और हमको चाहिए इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 तो छोटा ही हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ dm/dt क्या होगा, dm/dt बताओ क्या होगा, dm/dt क्या होगा, जल्दी बताओ फट से आंसर, 300, अच्छा 200, पेन चला लो, पेन चलाओ, सब पेन चलाओ यार, पेन चलाओ, काहे बैठे हो यार,
100 आ रहा है। ये देखो नीचे कितना लग रहा है mg, नीचे कितना, ऊपर कितना f एग्जॉस्ट, जा कितने एक्सलरेशन से रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे जा रहा है ना, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, एफ एग्जॉस्ट। सीधे बैठ जा भाई, एफ एग्जॉस्ट बड़ा होगा और mg छोटा होगा, तो क्या लिखेंगे, एफ एग्जॉस्ट माइनस mg बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। अरे जानते हैं ना, यस, एफ एग्जॉस्ट क्या लिखेंगे, v रिलेटिव dm बाई dt माइनस mg बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। वी कितना है, वी कितना है 100, dm बाई dt का अपने को कोई ज्ञान नहीं। मास कितना है, मास 10,000 ना, मास कितना है 1000, एक्सलरेशन कितना है 20 और ये कितना 10, अरे जी को इधर ले गए भाई, तो 20 10 30 कितना हो गया 30,000। अरे हुआ ना, तो dm बाई dt कितना हो गया 300 किलोग्राम पर सेकेंड। मुझे नहीं लगता कि इसको करने में कोई बहुत कठिनाई हुई होगी। अरे हुई है, नो सर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है ये, भैया क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ईच एक्शन हैज एन equal and opposite reaction. Each action has an equal and opposite reaction. ठीक, सुनिए भैया, अरे बहुत बढ़िया, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पता रहनी चाहिए, और इसमें बस एक ही बात तुमको पता रहनी चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये ए है और ये क्या है, बी है। क्या बॉडी ए ने बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाया, अरे लगाया ना, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। ये क्या है, फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए। इसमें कौन एक्शन कौन रिएक्शन, गलत लिखे, हाँ मतलब वो सिंबॉलिक। ये फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए, ये क्या है, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। कौन एक्शन कौन रिएक्शन, कौन एक्शन कौन रिएक्शन, बोलो बोलो बोलो, कौन एक्शन कौन रिएक्शन, ये क्या है, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन कोई भी हो सकता है। अरे बात समझ रहे हैं, एक्शन रिएक्शन आर simultaneously present at an instant, present at an instant, एक समय पर दोनों प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा, तो अब बात आती है कि व्हाट इज एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या होते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या होते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, कैसे डिफाइन करेंगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। चलिए भैया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। क्या है भैया, इक्वल इन, बोलते रहो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये एक रॉड है, क्या है भाई साहब, रॉड है। इस रॉड के ऊपर हमने इधर फोर्स लगाया एफ और इधर फोर्स लगाया एफ, क्या इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अरे है कि नहीं है, यस। क्या ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, यस। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, हाँ बोलो है कि नहीं है, नहीं, एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं। एक्शन और रिएक्शन के लिए एसोसिएशन बस दो बॉडीज का होना चाहिए। कितनी बॉडीज का, ये अलग बॉडी से आएगा और ये अलग बॉडी से। अरे बात समझे है ना, यस। तो वो अब यहां से देखिएगा, अब यहां से हम अगर लिखें, यहां से हम लिखें पेयर ऑफ फोर्सेस, पेयर ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन आर एक्शन रिएक्शन पेयर। ट्रू और फॉल्स,
ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? क्या इक्वल मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट डायरेक्शन के अगर पेयर ऑफ फोर्सेस हैं तो ये जरूरी है कि वो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे? ये जरूरी है ना? हो भी सकते हैं और नहीं, तो ये क्या होगा? फॉल्स। अरे बात समझे है ना? अरे क्लियर है? अच्छा, यही जोड़ दें, यही जोड़ दें, विद इन द टू बॉडीज एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अरे अब ये ट्रू होगा कि फॉल्स? अरे क्लियर है ना? दो बॉडीज के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो पेयर आ रहे हैं वो क्या है? कैसे है? एक्शन रिएक्शन पेयर। उसमें किसी तीसरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होना नहीं चाहिए। अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। अच्छा, ये ज्यादा सही होगा, ये ज्यादा सही होगा एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जगह आप लिख लें अलोंग लाइन ऑफ कांटेक्ट। अलोंग लाइन ऑफ कांटेक्ट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो कांटेक्ट फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशन फोर्स समझते हैं? यस सर। ये एक बॉडी और ये दूसरी बॉडी अट्रैक्ट कर रही है दोनों को? अरे कर रही है। तो जिस लाइन के अलोंग ये जुड़े हैं, क्या उसी लाइन के अलोंग अट्रैक्ट कर रही? जितना फोर्स इसने इस पर लगाया उतना ही फोर्स इसने इस पर लगाया। अरे क्लियर है? यस सर। अर्थ इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। द मास ऑफ द सन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ। ध्यान से सुनना, मास ऑफ द सन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ। कौन किस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा? दोनों इक्वल लगाएंगे ना? हाँ, गलती मत कर देना सर सन का मास ज्यादा है। अरे बात समझ रहे हैं ना? यस सर। दोनों के प्रोडक्ट के मास से आता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? एक्शन रिएक्शन है कि नहीं है? अरे है ना? यस सर। जितना फोर्स धरती मैया ने सन पे लगाया, सन ने उतना ही फोर्स धरती मैया पे लगाया। किस लाइन के अलोंग? जिस लाइन के अलोंग दोनों जुड़े हुए हैं। अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। क्या कोई तीसरी बॉडी का एसोसिएशन है? नो सर। तो कैसा फोर्स हुआ? एक्शन रिएक्शन पेयर। तो अगर कभी भी ये लिखा हो कि पेयर ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन आर एक्शन रिएक्शन पेयर, तो स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। इट कैन ओनली बी ट्रू अगर वो फोर्स दो बॉडीज के बीच में लग रहा है जहां तीसरी बॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और किसके अलोंग लग रहा है? लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के अलोंग। अरे क्लैरिटी है? यस। ये मोटी मोटी बात है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, इसके अलावा और कुछ खास नहीं है इसमें। अब देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद, इतना पढ़ने के बाद हमको अब धीरे धीरे आगे बढ़ना है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज एंड नॉर्मल रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात पता होगी, बट थोड़ा ध्यान से चलेंगे। क्या भाई साहब? कि अगर मान लीजिए हम आपसे कह दें कि ये एक बॉडी है, इसका मास कितना है? m, तो ये खुद का वेट धरती मैया पे लगा रही है। अरे जहां भी रखी है उसके ऊपर लगा रही है। कितना लगा रही है? mg। कितना लगा रही है? mg। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएगा? तो कहां लगेगा? ऊपर। अरे क्लैरिटी है ना? तो n किसके बराबर होगा? n किसके बराबर होगा? mg। मोटा मोटा हिसाब किताब समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। मान लीजिए हम आपसे कहें, क्या कहें कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है भाई साहब? इंक्लाइंड प्लेन। बस हम अभी आपसे पूछ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और कुछ नहीं पूछ रहे। ठीक है ना? यहां पर एक ऐसे बॉल रखी हुई है, क्या नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन बता सकते हैं? किधर लगेगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कितना एंगल बनाते हुए? कितना एंगल बनाते हुए? 90 डिग्री। अरे क्लियर है क्या? ये एंगल कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। क्या नॉर्मल रिएक्शन का एंगल बता सकते हैं एक्स से या वाई से? एक्स से या वाई से नॉर्मल रिएक्शन का एंगल इंक्लाइंड प्लेन पर बताइए। अरे बताइए बताइए, कहां कहां थीटा? ये थीटा, ये थीटा। बोलिए 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 बोलिए। ये देखिए, ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? 90। ये कितना? 90 माइनस थीटा। तो ये देखिए, ये सीधी लाइन और ये सीधी लाइन, क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? अरे इसी लाइन में तो चल रहे हो। ये कितना? थीटा। ये कितना? थीटा।
और तुमको याद रखने के लिए एक बात बता रहे, खट से आंसर करना। क्या आंसर करना है? इंक्लाइंड प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, नॉर्म, इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगा, जितना एंगल बनाएगा उसका नॉर्मल रिएक्शन, उसका नॉर्मल रिएक्शन उतना एंगल कहां से बनाएगा? उतना एंगल y से बनाएगा। एक ही बार में आंसर, ये याद रखेगा। अरे क्लैरिटी है? बात समझ पा रहे हैं? यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो बताइए, मान लीजिए अगर हम आपसे कह दें, अगर हम आपसे कह दें कि ये आपके पास एक ट्रायंगुलर सेगमेंट है, इसके ऊपर एक डिब्बा रखा है, ये एंगल है 60 डिग्री। कितना एंगल है भाई साहब? 60 डिग्री। अरे समझ पा रहे हैं ना? यस सर, बहुत बढ़िया। अभी सवाल आएगा इसका, क्या यहां पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा? अरे पल्ले पड़ रहा है जी? यस सर। ये बताइए, ये यहां 60 डिग्री है तो ये y से कितना बनाएगा? ये नॉर्मल रिएक्शन है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन से इंक्लाइंड प्लेन कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। नॉर्मल रिएक्शन y से कितना बनाएगा? 60 डिग्री। ये लिखने में कोई समस्या नहीं। अब मान लो तुम्हारा ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पर तुम्हारा एंगल 37 डिग्री है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत स्पीड बढ़ाती हैं। क्या नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा? अरे आएगा ना? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से कितना एंगल? 90 डिग्री। क्या ये y एक्सिस हो जाएगा? ये कितना है? 37। ये भी कितना होगा? 37। अरे समझे ना? खट से एक ही बार में लिख सकते हैं। यस सर, जरूरत पड़ेगा अभी इसका। ये था बेसिक बेसिक नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये एक डिब्बा है, ये एक दूसरा डिब्बा है। देखिएगा बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, टाइम पास एकदम फुल ऑन। ये ए और ये कितना है? बी। मान लीजिए अगर हम इस पर इधर एफ फोर्स लगाए हैं तो बी को कौन धक्का दिया है? एफ कौन दिया या ए कौन दिया है? हमने किसको धक्का दिया? ए ने किसको धक्का दिया? किससे भैया? नॉर्मल रिएक्शन से। किससे? अरे समझे कि नहीं समझे? यस सर। क्या ए और बी के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है 90 डिग्री पे लगेगा? यस सर। अच्छा ए का अपना मास है कि नहीं है? है तो भाई नीचे लग रहा होगा कितना? mg। क्या यहां भी नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा? किधर लगेगा? ऊपर। क्या एन डैश मान ले? अरे मान ले। बी का भी अपना कुछ वेट होगा। मान लीजिए हमने कहा एम डैश जी, तो क्या यहां भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा? क्या लिख लिया? एन डबल डैश। अरे बात समझे कि नहीं समझे? अब ये बताओ ये चल कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग रहा है? एक्स में कि वाई में? एक्स में कि वाई में? वाई में नेट फोर्स कितना? वाई में नेट फोर्स कितना? क्या मैं एन डैश बराबर एम जी लिख सकता हूं और एन डबल डैश बराबर एम डैश जी? अरे मोटा मोटा हिसाब समझ आया? बी को कौन चलाया? ए का नॉर्मल रिएक्शन, ए का नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा ये बताओ क्या बी ए पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाएगा? लगाएगा ना? क्या दोनों बराबर होंगे? क्या एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे? कौन एक्शन कौन रिएक्शन? जब ए की बात करोगे, जब किसकी बात करोगे? ए की, तो ये क्या होगा? एक्शन की रिएक्शन, एक्शन की रिएक्शन, रिएक्शन। ए पर बी ने एक्शन किया है ना, तो ए के लिए क्या है? रिएक्शन। मान लो मैं तुमको थप्पड़ मारूं तो मेरे हाथ पे चोट लगी, तो क्यों लगी? रिएक्शन की वजह से। आ देखा जा लग रही है भाई। छठी क्लास में पढ़ता था, नहीं नहीं छठी क्लास में पढ़ता था, एक लड़का था अब्दुल्ला करके। हाँ तो वो फिजिक्स वाले टीचर को बड़ा परेशान करता था, तो उसको टारगेट किया और तड़े हुआ था 2-3 दिन से, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा था। तो हमारे यहाँ वायलेंस वॉज गुड थिंग, धुनाई हो जाए बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। उसको बुलाया, कहा अब्दुल्ला आ तुझे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिखाते हैं। और वो खुशी खुशी उठ के चला गया। थोड़ा चंचल टाइप था, वो खड़ा था। और क्यों बोला उसको कि वो उस दिन में बदतमीजी कर रहा था। वो पढ़ा रहा था और ये बैठ के आर्ट पे, तब हम लोग उस पे क्या बोलते हैं, बैग के ऊपर तो कार्टून आता था पोकेमोन वाला, तो वही बना रहा था। और एक बार देख के गया, 2 बार देख के गया, टारगेट करके रखा था, बुलाया और खींच के मारा एक थप्पड़।
और मारने के बाद क्या करा, बहुत तेज लग गई, बहुत तेज लग गई भाई साहब। अब वो बेचारा शॉक, पूरी क्लास शॉक, थप्पड़ मारा। क्यों भाई? फिर उसने कहा दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर उसने बताया भी कि अब तुम बनाओगे पोकेमॉन, हम पढ़ा रहे हैं तुमको, तो हमने एक्शन किया, तुमको रिएक्शन मिला, तुमने हमको रिएक्शन दिया, तो हमारे हाथ में चोट लग गई। हाँ घुमा, अरे ये कह रही है वो घुमा के मार देते तो धर के वहीं कचर देता मास्टर बढ़िया से। एक बार थर्ड क्लास में हम बहुत सीधे साधे टाइप थे, मतलब शांत थे, सीधे तो नहीं थे, शांत थे, सीधे नहीं थे, शांत थे, खुरापात करते हैं। तो क्या हुआ, मैं खड़ा हुआ और उसने मेरे पीछे, मेरे एक मेरा बगल में फ्रेंड बैठा था, उसने मेरे पीछे रोटी का टुकड़ा रख दिया। अब वो मेरे पैंट पे चिपक गया भाई। तो हम लोग थर्ड क्लास में थे, हाफ पैंट पहनते थे, ऐसे जा रहा था मैं, तो सारी लड़कियां देख के हंसने लगी, मुझे बुरा लग गया, मुझे बुरा लग गया। अगले दिन वो खड़ा हुआ, मैंने पेंसिल छिलके उसके नीचे रख दी। भाई भाई पूरा खूनी खून, पूरा खूनी खून। उसके बाद प्रिंसिपल आया, ऐसे बेल्ट पकड़ा और ऐसे मेरा कॉलर यहाँ पे और उठा फेंक दिया ऐसे। भाई उसके बाद जो मारा उसने ना भाई मुझे, हाँ सितारे गर्म हो गए मेरे। मतलब बहुत 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 मार खाया हुआ है, बहुत मार। और दूसरी बात वो मारता मुझे इतना क्यों था, मार रहा था भाई और मैं रो ही नहीं रहा था, क्यों मैं रोता नहीं था, तो उसको लग रहा था कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, भना भन लपेटे जा रहा भाई। चलो भाई, ओए इधर ध्यान दो, बच्चा बच्चा, बस बस बस, टाइम पास खत्म, टाइम पास खत्म, अब काम की बात करते हैं। ये देखो, सुनो, ये देखो, 10 1 rupee coin, 10 1 rupee coin are put on top of each other on the table. Each coin has mass m/kg. Then the force on the seventh coin counted from the bottom due to all the coin on its top. कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा? सोच लो, 10 1 rupees के कॉइन है, अरे है ना, 10 हो गया, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया, बहुत पैसा है, सिक्का ही सिक्का। अब सोच, ये ना भाई, अपने से क्या पूछ रहा है, अपने से क्या पूछ रहा है, ईच सेवेंथ फ्रॉम द बॉटम, सेवेंथ फ्रॉम द बॉटम, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां कॉइन है, 7वें कॉइन का वेट कितना नीचे लग रहा है, mg, कितना लग रहा है, mg। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, अरे लग रहा है, अरे लग रहा है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया, ये किसने लगाया, mg की वजह से आया, किसकी वजह से आया, 1 2 3, इन तीनों की वजह से नॉर्मल रिएक्शन क्या, n डैश नीचे आएगा, अरे आएगा, यस सर, किसके बराबर होगा n डैश, किसके बराबर, तो ये n डैश नीचे आएगा कि ऊपर, सोच के बताना, ये बताओ, ये बताओ, इसका खुद का वेट नीचे mg लग रहा है, यस सर, अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यस सर, इसके ऊपर 3 और कॉइन्स रखे हैं, रखे हैं ना, यस सर, इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, नीचे वाला कॉइन, अरे लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, कितना लगाया, n, तो ये n जो था नीचे वाली लेयर का, वो कितना बैलेंस कर दिया, mg, बैलेंस हो गया। एक्स्ट्रा लोड इसके ऊपर कितनी कॉइन है, 3, तो उनका एक्स्ट्रा लोड नीचे कितना आया, 3mg, तो इसने उसके ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाया, n डैश, किसके ऊपर, ऊपर के 3 कॉइन्स के ऊपर, तो n डैश कितना आया, 3mg, नहीं आया, अरे आया ना, यस सर, तो आंसर कितना हो गया, 3mg, सिंपल सवाल, नहीं आया, नहीं आया, ये ओहो, सुन 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 सुन, हाँ बढ़िया किया, बढ़िया किया, बता दिया भाई, बहुत अच्छा किया। ये देखो, ए भाई, ए भाई, ए भाई सुनो,
ओ भाई, ओ भाई, बस 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 बस, समझ लो दो सिक्का है। कितना सिक्का है? दो। इसका मास है m और इसका मास है m। ये सिक्का जमीन पे रखा है, मान लो रखा है ना? यस। इस सिक्के ने जमीन पे कितना फोर्स लगाया? mg की 2mg, टोटल 2mg लगा ना? सुनते जाओ, अभी आएगा धीरे धीरे। इस सिक्के ने कितना लगाया? mg। कितना लगाया? लगाया ना? यस। इस सिक्के के वेट को किसने बैलेंस किया? नॉर्मल रिएक्शन किसका? ग्राउंड का। किसका? ग्राउंड का। अरे आया कि नहीं आया? आया। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, क्या ये सिक्का भी इसके ऊपर था कि नहीं था? इस सिक्के ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया? mg। कितना लगाया? mg। तो इससे ऊपर कितना लगाया? n डबल डैश मान ले। क्या मान ले? n डबल डैश। तो n डबल डैश प्लस n डैश जो होगा, क्या 2mg के बराबर होगा? अरे समझ पाए? यस। यहां पर जो n डबल डैश है वो किसके बराबर है? mg के। किसके बराबर है? n। अरे तुम कॉमन सेंस लगाओ। मैं जमीन पे लेट गया, मेरे ऊपर मेरे जैसा एक और बहादुर लेट गया। किसके ऊपर ज्यादा वेट लगा? मेरे ऊपर कि मेरे ऊपर वाले के? उसके ऊपर एक और लेट गया। मेरे ऊपर ज्यादा, मेरे ऊपर वाले के ऊपर थोड़ा कम, उसके ऊपर और कम। लेकिन धरती मैया पर सबका लगा ना? यस। अब हम कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं भैया कि हमको देखना है कि सातवें कॉइन के ऊपर, कौन से कॉइन के ऊपर? सातवें। कितनी और कॉइन है? कितनी और कॉइन है? 3। इस सातवें कॉइन को एहसास होगा कि उसके नीचे वालों ने उस पर कितना फोर्स लगाया। इसको किसका लोड फील होगा? ऊपर वाले का। ये भी m, ये भी m, ये भी m। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नीचे कितना लगा? 3mg। नॉर्मल रिएक्शन एंड है। तो एंड एस का वैल्यू या n का वैल्यू कितना? 3mg। खत्म। अभी भी नहीं आया? आया जी? यस सर। चलो अगला सवाल देखो। हाँ बिल्कुल कर रहा है यार, बिल्कुल कर रहा है। बैलेंस फोर्स ही है और क्या? बैलेंस फोर्स ही है भाई, हम डिस्प्लेस थोड़ी हुए हम। हाँ, हर सिचुएशन में हरदम अगर हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो नॉर्मल फोर्स वैसे भी बैलेंस्ड फोर्स ही होता है, क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन पेयर के साथ आता है। समझे ना? जैसे हमने किसी ऊपर के ऊपर, जैसे हमने इस दीवार के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इस दीवार ने मेरे ऊपर कितना लगाया? 10 न्यूटन। ठीक है। अगर हम दोनों मिलके एक सिस्टम बन गए तो हमने एक दूसरे के ऊपर नेट फोर्स कितना लगाया? 0। बात समझे ना? अरे भैया, नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स है? कैसा फोर्स है? एक्शन रिएक्शन फोर्स है। अगर इसको हम और कैटेगराइज करें तो ये कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स। अरे बात समझ पाए? यस। आइए देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल बनाइए, बनाइए सवाल, बनाइए सवाल, बनाइए। एफ हॉरिजॉन्टली लगा है, आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक? नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, सोच समझ के बताइएगा, ऐसे हवा में आंसर मत करिएगा, पेपर पेन चलाइएगा। नॉर्मल रिएक्शन लगा दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। धीरे धीरे बिना नाम लिए हम फ्री बॉडी की डायग्राम के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर दिए। mg साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। ये बताइए, क्या यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा? अरे क्या एफ ऐसे लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? और mg क्या नीचे लगेगा? यस सर। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। अरे लगेगा जी? यस सर। नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है? 0। अरे कह रहा बॉडी मोशन में है क्या? The figure shows a horizontal force F acting on a block of mass m on an inclined plane at an angle of theta. What is the normal reaction on the block? Normal reaction on the block. Normal reaction निकालना है आपने को, ध्यान से देखो। तो जब ऐसा नहीं कह रहा है कि नेट फोर्स 0 है, तो हम नेट फोर्स को 0 मानेंगे भी नहीं। अब ये बताओ, अगर ये ब्लॉक चला, ध्यान से सुनना, अगर ये ब्लॉक चला तो ये किसके अलोंग चलेगा? नॉर्मल के या नॉर्मल के परपेंडिकुलर के? नॉर्मल के परपेंडिकुलर के। अभी हम एक बिहेवियर पढ़े हैं
कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के, तो क्या यहां एन डैश एम जी के बराबर हुआ? क्या यहां एन डबल डैश एम डैश जी के बराबर हुआ? हुआ ना? यस सर। पल्ले पड़ा ना? यस सर। क्यों? क्योंकि ये वाला नॉर्मल रिएक्शन मोशन के कैसा है, परपेंडिकुलर है। नहीं आ रहा है? आ रहा है? यस सर। चलिए देखिए, तो अभी और धीरे धीरे फ्री बॉडी डायग्राम में घुसेंगे तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिएगा, क्या इस लाइन के अलोंग ऑब्जेक्ट चलेगा? अरे चलेगा। इस लाइन के अलोंग चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या इसी लाइन के अलोंग चलेगा? इस लाइन के अलोंग क्या नेट फोर्स 0 होना चाहिए? क्योंकि इस लाइन के अलोंग ऑब्जेक्ट चला नहीं, चला है। ये कितना है? ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? अरे क्लियर है क्या? mg का जो कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा, और f का जो कंपोनेंट इधर है f sin थीटा। ये समझ रहे हो ना? f हमने ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि फोर्स इधर लग रहा था। अरे लग रहा था ना? तो बताओ क्या आंसर हुआ? कौन सा आंसर? अरे नॉर्मल रिएक्शन क्या f sin थीटा प्लस mg cos थीटा के बराबर हुआ? यस सर। अरे हुआ? यस। आइए बेटा जी, आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, सुन 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 सुन, ध्यान दे यार। मान लो अगर हम कहें कि ये एक डिब्बा है, क्या है भाई साहब? डिब्बा है। सुनिएगा, ये डिब्बा यहां पर रुका हुआ है तो नेट फोर्स कितना है? 0। नेट फोर्स कितना है? 0। कैसे हो पा रहा है? क्योंकि इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? mg। नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है? n। किसके बराबर है? mg। नेट फोर्स कितना है? 0। अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो इसको क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं भाई साहब? इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना? यस सर। अच्छा, जो इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं उस इक्विलिब्रियम का नाम है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स कितना होगा? 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब x में भी कितना? 0 और y में भी कितना? 0। अरे बात समझ पाए? यस सर। x में भी 0 और y में भी 0। सवाल को जल्दी निकालने का इसमें एक तरीका होता है जिसका नाम होता है लामीस थ्योरम। अरे ठीक है, वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर इधर एक फोर्स F1 लग रहा है, इधर एक फोर्स F2 लग रहा है और इधर एक फोर्स F3 लग रहा है, F1 के बाद जो दो बचे फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल अल्फा, F2 के बाद जो बचे दो फोर्सेस हैं बीटा, F3 के बाद जो बचे दो फोर्सेस हैं गामा। अरे समझे कि नहीं? तो क्या होगा? F1 अपॉन साइन अल्फा, F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा। अरे नहीं आया? क्या लामीज कभी भी लगा सकते हो? जब नेट फोर्स क्या होगा? 0। जब नेट फोर्स क्या होगा? 0। क्या तभी लामीज लगेगा? इसके अलावा लामीज लगने वाला नहीं। अरे क्लैरिटी है? यस सर। जहां आप लामीज लगा रहे हैं वो हर जगह आप सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 और सिग्मा एफ वाई बराबर 0 भी लिख सकते हैं। अरे क्लैरिटी है? यस सर। चलिए, तो यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। सबने इतना तो जनरली पढ़ा हुआ होता है, बट कोई बात नहीं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो कोई खास बात नहीं है, इसमें आसान है। देखिए, हमने कहा, ध्यान से सुनिएगा, लामीज पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 भी कर लेंगे, बट लामीज पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि लामीज पे अगर आपका हाथ साफ हो गया तो आप बहुत सवालों को बहुत कम समय के अंदर बना पाएंगे, ठीक है ना? चलो सीधे बैठ जाओ भाई, सब सीधे बैठ जाओ। यहां से एक डिब्बा लटका दिया हमने 10 केजी का, हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, तो दोनों रस्सियों में बताइए टेंशन क्या होगा? क्या रस्सी में टेंशन लगाने आता है? अरे भाई, टेंशन हमेशा रस्सी में अंदर की तरफ लगता है। अरे लगता है ना? यस सर, बढ़िया। इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। क्या इस रस्सी में भी टेंशन आएगा? यहां टेंशन T1, यहां टेंशन T2, यहां टेंशन T3। ये तीनों रस्सियां सेम है कि अलग अलग है? सेम है कि अलग अलग? अगर रस्सी में कहीं नोड आ गया, क्या आ गया? नोड। ये गांठ है ना जहां तीनों जुड़ी है? यस सर। तो रस्सी अलग अलग मानी जाएगी।
अरे समझ पाए? यस सर। ये T1 अलग है, T2 अलग है और T3 अलग है। ध्यान से सुनिएगा, 5 सवाल हमको इक्विलिब्रियम का कराना है, ढंग से आप रिस्पॉन्ड करेंगे, मजा आ जाएगा। अब ये बताइए, क्या अगर आप समझें ये 10 केजी यहां पर रुका हुआ है और 10 केजी को रोकने का काम कौन कर रहा है? T3। तो 10 केजी ने नीचे फोर्स कितना लगाया? कितना लगाया? 100 न्यूटन। तो T3 भी कितना होगा? 100 न्यूटन। अब समझिएगा, आपका T1 लगा इधर, T2 लगा इधर और 100 न्यूटन लगा नीचे। अरे लगा ना? यस। चलिए भाई साहब, ये देखिए, ये देखिए, ये कितना है? 60। कितना है? 60। ये कितना होगा? अरे होगा ना? अरे भाई, ये 60 तो क्या ये 60 लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो? यस सर। ये एंगल कितना? 60। ये कितना है? 60। ये कितना? अरे ये कितना? 30। क्या इसको 30 लिख ले? पूरा कितना हो गया? कितना हो गया? इसको क्या लिख सकते हो? 120। अरे लिख सकते हैं ना? 120 लिखने के दो तरीके हैं, या तो 90 प्लस 30 लिखो या 180 माइनस 60 लिखो। तो हम क्या प्रेफर करेंगे? 180 माइनस 60। यहां क्या? 180 माइनस 30। अरे समझे ना? यस। तो देखिए, 100 अपॉन साइन 90, 100 के जस्ट पीछे वाला एंगल कितना है? 90। 100 अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू टी अपॉन साइन 180 माइनस 60। हाँ, साइन 60 लिख सकते हैं ना? यस सर। अगली लाइन में लिख देंगे। अच्छा, ये अपने पास क्या है? ये टी लिखे हैं, इसको T2, ये T2 है, तो T1 अपॉन T1 के जस्ट पीछे एंगल कितना है? 180 माइनस 30। तो साइन 180 माइनस 30। अब जो एक अच्छा बच्चा होता है वो ये लाइन नहीं लिखता है, वो सीधे क्या लिखेगा? 100 अपॉन साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1, T2 अपॉन साइन 60 डिग्री। अरे क्लियर है ना? यस। अरे क्लियर है ना? T1 अपॉन साइन, T1 अपॉन साइन 30 डिग्री। तो T1 बराबर कितना? T1 बराबर क्या, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? कितना बना? 100 साइन 30 1/2 कितना आया? 50 न्यूटन। नहीं आया? अच्छा, T2 बराबर क्या? 100 साइन 100 साइन 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 50√3। 50√3। एक तरीका ये हो गया। लामीस, अगर एक अच्छा बच्चा है तो इस सवाल को वो बस केवल इन दोनों लाइन के बीच में खत्म कर देगा, ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक और बात, कि अगर हम ऐसे समझे, हम कहें कि भैया हमारा वेट नीचे कितना लग रहा था? बोलो बोलो बोलो। 100 न्यूटन। कितना लग रहा था? 100 लग रहा था। यस सर। इधर हमारा कितना आ रहा था? T2। इधर कितना आ रहा था? T1। ये एंगल कितना था? 60। अरे था ना? ये कितना था? 30। अरे था ना? यस सर। तो यहां देखिए क्या बना? T2 इस लाइन में क्या आएगा? साइन 30। अरे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और T1 का इधर क्या आएगा? T1 साइन 60। इधर क्या जाएगा? T1 cos 60 प्लस T2 cos 30। T2 cos 60 प्लस T2 cos 30 किसके बराबर? 100। और T1 sin 60 किसके बराबर? T2 sin 30 के। तो एक जगह से T1 की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी जगह रख देंगे, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाता है। जैसे इसको हम सॉल्व करें तो लिख सकते हैं T1 cos 60 प्लस T2 cos 30 डिवाइडेड बाई अरे सॉरी, डिवाइडेड बाई क्या? बराबर 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 100। क्या ये दोनों बराबर होंगे? ये और ये? अरे होंगे ना? यस सर। तो कितना बनेगा? T1 साइन 60 बराबर कितना? T2 साइन 30। अरे समझे कि नहीं समझे? अब आपका अपना चुनाव है, आप जैसे लगाना चाहें। मुझे लगता है लामीज इज बेस्ट, ऐसा मुझे लगता है। अभी मैं आपको सिखा दूंगा 4 फोर्सेस में भी कैसे लामीज लगाएं। उससे क्या फायदा होगा सुनिए। देखिए, पहला फायदा, अभी तो यार T1 साइन 60 T2 साइन 30 बन गया। कभी अगर ये बनता, मान लीजिए T1 साइन 60 माइनस T2 साइन 30 बराबर 10, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? क्या लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल हो गया? अरे हुआ ना? अब सोचिए, अगर आपने इस लाइन में गलती कर दी तो डेफिनेटली आपका आंसर पूरी तरह से गलत हो जाएगा, रिकैलकुलेशन में आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा।
लामीज क्या फायदा देती है कि एक वेरिएबल को अलग निकालती है और दूसरे वेरिएबल को अलग निकालती है, इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन देती है। तो इससे अगर एक गलत हुआ भी तो दूसरे के गलत होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? लामीज बहुत दमदार चीज है, बट एंगल देखने अच्छे से आना चाहिए। अब सुनिएगा ध्यान से, चलिए ये देखिए, ये सवाल देखिए, सवाल देखिए, क्या टाइम पास सवाल है। यहां पर कितना लगा है 50, यहां पर कितना 60। क्या T2 बराबर 60 लिखा जा सकता है? अरे नहीं आया। T2 बराबर 60, T2 बराबर 60। अरे इस 60 को तो बैलेंस कर रहा है। अच्छा बहुत बढ़िया। अपने को क्या निकालना है? थीटा। क्या निकालना है? थीटा। देख क्या यहां T1 है और इधर कितना है 50, इधर कितना है 60। अरे नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब देख, अब देखना, अब देखना यहां से, क्या ये एंगल थीटा है? तो पूरा एंगल 90 प्लस थीटा, और ये वाला एंगल, और ये एंगल, अरे 90 डिग्री। अरे हुआ ना? तुमको क्या चाहिए था? थीटा की टी, थीटा ना, ये T1 है, थीटा की T1, थीटा की T1, थीटा ना। अब ध्यान से सुनना, क्या ये 60 न्यूटन पता है तुमको? अरे पता है कि नहीं? यस सर। तो 60 अपॉन 60 के पीछे वाला एंगल क्या है? 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अरे नहीं आया। 50 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा। अरे साइन थीटा, पक्का ना? यस, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। क्या टेन थीटा 5/6 आ गया? यस। अरे आया कि नहीं आया? तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 5/6। अब सोचिए, अगर आप नॉर्मल तरह से सॉल्व करते तो यहां लिखते टी कॉस थीटा बराबर 60, फिर लिखते टी साइन थीटा बराबर 50, फिर करते दोनों को डिवाइड, फिर क्या आता? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, किसके बराबर? 5/6। आपकी इच्छा। मुझे लगता है पर्सनली कि लामीज इज बेस्ट। और सिखाते हैं आपको, और सिखाते हैं आपको। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए एक ये सवाल पे पीएचडी कर लेते हैं। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा अ मेटल स्फेयर इज हंग बाय अ स्ट्रिंग फिक्स्ड टू अ वॉल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फेयर आर शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं? इस पर टोटल 3 फोर्स लगे हैं बॉडी के ऊपर, एक W, एक R और एक T। क्या इसकी वजह से ये हिल डुल रहा है? अरे हिल डुल रहा है, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? तो नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं? और वेक्टर कैसी क्वांटिटी है? अरे फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो नेट फोर्स 0 है, मतलब वेक्टर सम 0 होगा, मतलब पहला सही है। यस सर, पहला सही है। यस। अब चल, अब आ जा देख। हाँ, यहां लग रहा है आर, यहां लग रहा है डब्ल्यू, और यहां लग रहा है टी। अरे लग रहा है? यस। ये एंगल कितना है? थीटा। पूरा एंगल 90 प्लस थीटा, ये एंगल 180 माइनस थीटा, ये एंगल 90। अरे नहीं आया? अरे आया जी। यस सर। तो टी अपॉन साइन 90, टी अपॉन साइन 90, अरे बल्ले पड़ रहा है, बराबर आर अपॉन आर के पीछे एंगल कितना है? तो साइन 180 माइनस थीटा, मतलब नहीं आ रहा है, आ रहा है, इक्वल्स भाई सबको पीछे ये साइन थीटा क्यों लिखा? क्लियर है? क्लियर है? यस। डब्ल्यू के पीछे 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अरे आया क्या? साइन 90, साइन 90। अबे ये देख, क्या साइन थीटा को इधर ले जाएं? क्या आर बराबर डब्ल्यू टेन थीटा लिख सकते हैं? अरे साइन थीटा इधर गया ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो आर बराबर, अरे यार भाई क्यों सो रहा है यार? जाग जा यार, हीरो जागो। वाह 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 वाह। ये बताओ, क्या आर बराबर टी साइन थीटा लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो। और डब्ल्यू बराबर क्या टी कॉस थीटा लिख सकते हो?
दोनों को स्क्वायर करके जोड़ सकते हो, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ, कितना हुआ? तो टी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अरे सही हो गया क्या? अरे सही हो गया क्या? तो आंसर कौन सा? ए बी डी, ए बी डी। थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चला जाए, सवाल बन रहे हैं? यस। आओ अब एक सवाल बनाओ, देखते हैं कौन बनाता है। चलो सब पेपर पेन उठा लो, पेपर पेन उठा लो। सुनिएगा, ये बॉडी है, इसका मास है 10 केजी। ये वाला एंगल है 37 डिग्री और ये वाला एंगल है 53 डिग्री। इस पे कितने नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे? कितने? कितने? एक यहां पर और एक यहां पर। जो मैंने 1 माना है वो आप N1 मानिएगा, जो मैंने 2 माना है उसको आप N2 मानिएगा। बताइए N1 और N2 की वैल्यू, वैल्यू ऑफ N1 एंड N2 बताइए। पूरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, खाली गणित का खेल है। हा? क्या? ठीक, मारेंगे मुक्का से ना, उड़ोगे ऐसा दूर, बताओ 10 बुद्धि हरी हो जाएगी तुम्हारी। दोनों का नॉर्मल रिएक्शन बराबर कर दिए हो। हाँ, तो एक तो N1 है, एक तो N। ज्यादा राजा बाबू मत बनो, ढंग से सवाल लगाओ। कह रहा भाई कौन सी रफ्तार से निकाला है? हाँ? 80 और 60। गुड जॉब, बढ़िया। इसको करने के मैं तुमको 2 तरीके बताऊंगा, एक सामान्य जिंदगी, एक मेंटोस जिंदगी। पहले सामान्य पढ़ेंगे फिर मेंटोस पढ़ेंगे। देखो हम लगाए अब, अभी रुके, चलो चलो बनाओ 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 बनाओ, आराम से बनाओ। हाँ 8 पगले हो क्या बे? 60। तो जी कौन मल्टीप्लाई करेगा? कितना आ रहा है भाई? 80 और 60। N1 कितना और N2 कितना? 60। चल देख, आओ सुनो ध्यान से देखो। क्या मैं ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम वाला पॉइंट बना लू, इसका सेंटर वाला पॉइंट बना लू, यहां पर क्या N1 इधर जाएगा और N2 क्या इधर जाएगा? अरे जाएगा ना? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। यस सर। देखना, सारा गेम इसमें एंगल लिखने का होता है। एक N1 हो गया और एक क्या हो गया? N2। N1 जो है वो कौन से इंक्लाइन प्लेन से आया है? जिसका एंगल 37 है, जिसका 53 है? क्या है? क्या है? एक इंक्लाइंड प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन उतना ही एंगल वाई से बनाएगा जितने एंगल पर वो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड होगा। ये हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड से कितने, इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है? कितने पर है? 30 से। इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है? 37। तो इस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से कितना बनाएगा? 37। अरे बनाएगा, बनाएगा। यस सर। इस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन जो है
वो वर्टिकल से कितना बनाएगा, कितना बनाएगा 53। क्यों? क्योंकि प्लेन इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल से कितना है 53 डिग्री, यहां से 53 डिग्री। क्या यहां एंगल अगर हम देखें तो वेट देखें तो कितना है 100 न्यूटन। कितने न्यूटन है 100 न्यूटन। चलिए देखिए बहुत बढ़िया। तो ये वाले एंगल को क्या मैं 180 माइनस 53 लिख सकता हूं, और इसको कितना 180 माइनस 37। ये पूरा कितना, पूरा कितना 90, पूरा कितना 90। तो क्या बना n1 अपॉन साइन, n1 अपॉन साइन 180 माइनस 53 क्या साइन 53 इक्वल्स टू n2 अपॉन साइन 37 बराबर कितना 100, बराबर कितना 100। अरे समझे ना, यस सर। तो n1 बराबर कितना 100 साइन 53, साइन 53 4/5 कितना न्यूटन 80 न्यूटन। अरे आया कि नहीं आया, यस सर। n2 कितना, n2 कितना 100 साइन 37 कितना आया 60 न्यूटन। ये है सामान्य जिंदगी। अच्छा अब मिनटॉस जिंदगी समझते हैं। देखिए मिनटॉस जिंदगी क्या है, अब ये n2 है और ये क्या है n1, n2 और n1 के बीच का एंगल, इसको x और इसको y। और समझे कि नहीं समझे, यहां कितना था 100, अरे था ना, अरे था ना। ये देखिए कितना है 45। ये भाई, अरे अब भाई क्या है 53, क्या है भैया 53। अच्छा जी, अच्छा जी, ये 53 है, इसको 53 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यस। 100 का इधर कंपोनेंट 100 कॉस 53, इधर कितना 100 साइन 53 कितना हो गया 80, कितना हो गया 60। ये है मिनटॉस जिंदगी। अबे आया, यही किए थे हाँ बड़े। लेकिन सुनो तो, सुनो तो, ये हर सवाल में लगने वाला नहीं। यहां कितना एंगल बन गया 90 डिग्री। मान लो हम यहां 30 लिख देते, यहां 30 लिख देते तो बना लेते, बुद्धि हरी हो जाती फिर तुरंत। अरे बात समझे हैं, यस सर। एक सवाल देते घर से करके जाइएगा पक्का ना। अच्छा हार्ड सा, और क्या सस्ता सवाल थोड़ी देंगे घर से बनाने के लिए। हाँ एफ एवरेज वाला भी बता देंगे अभी। सोच रहे होगे क्या ही बना रहे हैं, ये तो हमको देख के ही लग रहा है कि हमसे नहीं होगा। बन जाएगा भाई, आसान है। इसका भी रेडियस 10 मीटर है, इसका भी रेडियस 10 मीटर है, ये भी 10 केजी है और ये भी 10 केजी। हाँ भैया सुनो, अबे लाइन खींच रहा हूं बस मैं। ये है 60 डिग्री और ये भी है 60 डिग्री, 30 डिग्री कर दें, चलो लो 30 डिग्री कर दिए। लेकिन ऐसे एक्स और ऐसे वाई बनाएंगे तो थोड़ा फंसेगा ये, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, लामीज से लगा के बनाइएगा। कितने कांटेक्ट पॉइंट हैं, कितने 1 2 3 4, क्या चारों पे नॉर्मल रिएक्शन निकालिएगा, निकाल लेंगे यस। सुनिएगा एक और हिंट दे रहे हैं आपको, लामीज लगा के बनाइएगा। सबसे कम कांटेक्ट पॉइंट किसमें है, 1 में कि 2 में, पहले वाले में, अरे है ना। पहले इस पे लामीज लगाइएगा फिर इस पर लगाइएगा, इसमें 4 फोर्स आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो N2 और N4 एक ही लाइन में जाएगा, अरे जाएगा ना। तो N2 माइनस N4 चाहे N4 माइनस N2, क्या एक फोर्स बन जाएगा, क्या 3 हो जाएंगे, यस। तो लामीज लगाइएगा, मौज करिएगा। अच्छा एक और सवाल दिए थे हम होमवर्क में, होमवर्क में दिए थे, अरे दिए थे ना, यस सर। तो आप ये बताइए इंस्टेंटेनियस फोर्स निकाल लिए थे, क्या निकाले थे एफ इंस्टेंटेनियस। सवाल दिखाओ, सवाल दिखाओ जो बनाए थे कल,
बनाए नहीं थे, लिखो लिखो लिखो, हाँ, दिख 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 दिख, बनाए थे, कहाँ था, कहाँ है, कहाँ है, वो वाला एक्सप्रेशन चाहिए था। हाँ, एफ बराबर 36x³ निकाले थे ना, देखिए ये देखिए देखिए, एफ इंस्टेंटेनियस 36x³ निकाले थे ना, निकाले थे, यस। किसी से बना था एफ एवरेज, कैसे बनाए थे, बनाए कैसे थे, देखें बनाए थे, कैसे बनाए थे, ये देखो, सुनो भाई सुनो, एफ एवरेज निकालना है, एफ एवरेज निकालना है, ध्यान से सुनना। अगर तुमको कोई भी फंक्शन दे रखा है जिसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू पता है, जैसे मान लो ये एक जनरल जनरल फिजिक्स है, जनरल मैथमेटिक्स है जो मैं बता रहा हूं, y बराबर तुमको क्या दे रखा है, एफ एक्स, क्या दे रखा है, y बराबर एफ एक्स। ये बताओ ये y की x पर एवरेज वैल्यू है कि इंस्टेंटेनियस, कैसा है, इंस्टेंट। x1 रखोगे तो y 1 पे मिलेगा, x2 रखोगे तो y 2 पे मिलेगा। तो जब भी तुमको y एवरेज करना हो तो करो y dx अपॉन dx, समझे कि नहीं, समझे ना, यस सर, ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। तो देखिए अब मुझे अगर f एवरेज लिखना है तो मैं लिखूंगा f dx अपॉन dx, इंटीग्रेट करूं, कहां से कहां तक पूछा था, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक, जो भी पूछे, 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 3, 3 था शायद, एक, अरे जो भी रहे, 3 था, कोई बात नहीं, 2 हो 3 हो, क्या बना सकते हैं, अरे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कितना है 36x³ ऑफ dx, 1 से लेकर 3 तक, डिवाइडेड बाई dx कितना हो जाएगा, 1 से लेकर 3 तक, अरे होगा ना, आप सोचो। तो भैया ये dx का इंटीग्रेशन तो x हो गया, अरे हो गया ना, यस सर। और 36 x की पावर 4/4, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर 3 तक, और इधर dx कितना, x, 1 से लेकर 3 तक, 4 बटे 32, 4 9 36, 3 में से 1 गया, अरे 3 में से 1 गया 2, तो क्या 9/2 को बाहर कर दें, x की पावर 4 मतलब 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, तो 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 त्रिका 9 त्रिक 27, या 81, 81 माइनस 1 कितना बचा, 80, तो 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 80, 40 गुना 80, 9 चौको 36, 360, अरे समझे, ये किसी भी फंक्शन में काम करता है, कोई भी फंक्शन तुमको गिवन हो और उसी में एवरेज पूछ रहा हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, ज्ञान रख लेना। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, ये सवाल बना के आइएगा, कोशिश करिएगा, वो तो ठीक है, बन जाएगा तो अच्छा है, हाँ क्या